हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं डेली की तरह आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान एवं उसकी राज्य व्यवस्था की बेहतरीन क्लास। और आज हम राष्ट्रपति की शक्तियां डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, और अगर बात करें देश के मुखिया की तो देश का मुखिया यानी भारत का मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन यही बात आए भारत सरकार का मुखिया कौन होता है, तो भारत सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद हमने बताया कि मैंने बताया था देश के सभी शासन संबंधी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। लेकिन मैंने अनुच्छेद 74 का आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया कि अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो यानी मंत्री परिषद की सिफारिश पर, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है, अपनी इच्छा से नहीं ले सकता। तो ये हमने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया था, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की अर्हताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का कार्यकाल और राष्ट्रपति का महाभियोग। इतना डिटेल में पढ़ाया गया था। उसके बाद हम शक्तियों की बात कर रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति होती है। सबसे पहले हमने विधायी शक्ति पढ़ाई जिसमें कानून संबंधित सारे प्रावधान पढ़ाए। उसके बाद प्रशासनिक शक्ति पढ़ाई, कार्यपालिका की शक्ति पढ़ाई। कार्यपालिका की शक्ति में पूरा बताया प्रशासनिक क्या क्या नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है। तो इतना हम पढ़ा चुके थे। आज हम राष्ट्रपति की वित्त शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायपालिका की शक्तियाँ बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी का स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और सबसे पहले आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए शशांक आईएएस। और पूरा बैच चाहिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए। तो आज शशांक आईएएस डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, और उस पर मेरा बैच केवल और केवल 799 रुपये में बैच है, केवल 799 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रपति की बाकी शक्तियाँ। जैसा कि हमने बताया प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बताया, और उसके बाद अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्त शक्तियां यानी देश के पैसे, देश के धन संपदा और देश की वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी हुई राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। सबसे पहला है राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय बजट क्या होता है। याद रखना, भारत के संविधान में बजट नाम का कोई प्रावधान नहीं है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट है ही नहीं, बजट का नाम ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा व्यवहार में बजट पेश होता है, बजट पास होता है। ये क्या होता है? तो ये जो बजट शब्द है ये फ्रांस का है। फ्रांस में एक शब्द होता है बुजट, और उसी बुजट को फ्रांस में बोला जाता है चमड़े का थैला, लेदर का बैग। यानी फ्रांस में अगर आप दुकानदार के पास जाओगे और उससे बोलोगे भैया थोड़ा सा बुजट देना या एक बुजट देना, तो आपको लेदर का बैग दे देगा। तो लेदर का बैग और हमारे देश के बजट में क्या समानताएं हैं, वही हमने शब्द लिया। आपने देखा होगा वित्त मंत्री जिस दिन बजट पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जिस दिन बजट पेश करते हैं, उस दिन वित्त मंत्री के हाथ में एक बैग होता है और मीडिया बार बार उस बैग को दिखाती है, और उस बैग पे लिखा होता है बजट 2017-18, बजट 2020-21, बजट 2022-23। तो वो जो बैग होता है उसको बोलते हैं बजट। लेकिन असल में जिसको वो पेश करती हैं यानी वित्त मंत्री जिसको पेश करती हैं वो होता है एक वर्ष का यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, आय एवं व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण। तो देखते हैं क्या है। तो राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को संसद के समक्ष रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा कि बजट को कौन पेश करता है, तो बजट को पेश करता है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री भी कर सकता है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कोई अन्य मंत्री भी कर सकता है, यानी मंत्री ही बजट पेश करेगा। लेकिन वित्त मंत्री इसीलिए बजट पेश करता है, क्यों? क्योंकि जो बजट होता है वो देश के वित्त चीजों से संबंधित है, और वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री के पास होता है, तो उसे आसानी होगी बजट पेश करने में।
मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया जब वो प्रधानमंत्री रहे। तो प्रधानमंत्री भी बजट पेश कर सकता है, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कोई अन्य मंत्री, मान लीजिए वित्त मंत्री बीमार है तो उस केस में बजट पेश कर सकता है हमारा प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री, लेकिन कोई बाकी सांसद बजट पेश नहीं करेगा। अब सबसे पहली बात होती है, जब बजट बनता है उसके बाद बजट पेश होता है तो राष्ट्रपति उस बजट को संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति के पास जाता है सबसे पहले बजट, उसके बाद वो संसद के समक्ष रखता है और उसके बाद सबसे पहले बजट लोकसभा में पेश होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा सारे विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और बजट। सबसे पहले बजट लोकसभा में आता है और उसको वित्त मंत्री फिर पढ़कर सुनाता है। वो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी एक वर्ष की आय, पिछले वर्ष की आय और अगले वर्ष का व्यय का लेखा जोखा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी वित्त मंत्री जब पढ़कर सुनाता है, जब पेश करता है लोकसभा में, तो वो बताता है कि हमारे पास पिछली साल कितनी आय हुई है, डायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा आया, इनडायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा आया, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आया, पूरा बताता है कि हमारे पास 15 लाख करोड़ रुपए का बजट है, यानी पिछली साल हमारे पास 15 लाख करोड़ रुपए आए। और उसके बाद वो अगली साल का व्यय पेश करता है कि हम रेलवे में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस साल, कृषि में हम 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, डिफेंस में हम 4 लाख करोड़ खर्च करेंगे। तो ये होता है एक वित्त वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, और संविधान में यही दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति वार्षिक वित्त विवरण को संसद के समक्ष रखता है। भूल मत जाना, वित्त मंत्री पेश करता है लेकिन संसद के पटल पर भारत का राष्ट्रपति रखता है। दूसरा है धन विधेयक। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हम पढ़ाएंगे वित्त विधेयक, धन विधेयक। तो जो मनी बिल होता है, मनी बिल को भी एक मंत्री ही पेश कर सकता है, कोई सांसद नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं बात करूं एक ऑर्डिनरी बिल, साधारण कोई कानून बनाना है, तो वो किसी भी हाउस में पेश हो जाएगा, किसी भी सदन में पेश हो जाएगा और उसको कोई भी सांसद पेश कर सकता है। लेकिन धन विधेयक को एक मंत्री ही पेश करता है। लेकिन मंत्री जब धन विधेयक को पेश करेगा तो सबसे पहले धन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब प्रेसिडेंट उस पर सहमति दे देगा, याद रखना, अगर नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति अगर उस पर सहमति दे देगा तो वो विधेयक तभी लोकसभा में पेश होगा। और लोकसभा में जब पेश होगा तो लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष निश्चित करता है कि वो धन विधेयक है या नहीं। इन चीजों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन विधेयक किसकी सहमति से लोकसभा में पेश होता है? राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में पेश होता है, बाद में राज्यसभा में जाता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति की अनुमति से। और उसको निश्चित कौन करता है कि धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर हुआ? यानी बजट और धन विधेयक दोनों ही राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो पेश होते हैं। उसके बाद वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी उद्देश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारत की एक आकस्मिक निधि होती है, दो निधि होती हैं। एक होता है भारत की संचित निधि, उसको हम आगे पढ़ाएंगे। एक होता है भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है भारत की आकस्मिक निधि, और तीसरा होता है भारत का लोक लेखा। इन्हीं में हमारे देश का पैसा होता है, जो टैक्स के थ्रू, किसी के थ्रू हमारे पास आता है, सरकार के पास आता है, देश का पैसा इन्हीं में होता है। तो एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, सबसे बड़ा फंड जो होता है भारत का, भारत की संचित निधि। लेकिन एक होता है आकस्मिक निधि, इमरजेंसी वाला फंड, कंटेंजेंसी, युद्ध हो गया, कोई बाढ़ आ गई, बादल फट गया, तूफान आ गया, तो वो आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है। तो वो भारत की जो आकस्मिक निधि है, किसी उद्देश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार जरूरत पड़ने पर पहले ही आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा सकता है। राष्ट्रपति, याद रखना। क्लियर है? यानी जरूरत से पहले एडवांस में आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के व्यवस्था से राष्ट्रपति भुगतान कर सकता है, याद रखना।
उसके बाद वह केंद्र एवं राज्य के मध्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वह केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 साल में एक वित्त आयोग गठन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 साल में एक वित्त आयोग गठन करता है। इसका अर्थ यह है, आपको पता होगा, हम अगर मॉल में जाते हैं तो मॉल में जब कोई सामान खरीदते हैं तो वो बिल देता है और नीचे लिखा था बिल पे इंक्लूसिव ऑफ ऑल जीएसटी। कोई भी हम सामान खरीदेंगे बाहर से या कोई भी चीज लेते हैं तो नीचे देखा होगा लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी को मिलाकर। अब हमने तो पैसा बनिया को दे दिया ना, और जो बनिया होता है उसने हम पर टैक्स लगा दिया। अब बनिया को पैसा दिया। अब जीएसटी में भी 3 तरह की होती है जीएसटी, एक सेंट्रल, एक स्टेट, एक इंटीग्रल। केंद्र के पास कितना पैसा जाएगा उसमें से टैक्स के रूप में, राज्य के पास कितना पैसा जाएगा। अब हमने 100 रुपए दिए, 100 में से मान लो जीएसटी लगा 20 रुपए, तो केंद्र के पास कितना जाएगा, राज्य के पास कितना जाएगा 20 रुपए में से, यह तय करता है वित्त आयोग। यानी केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा, टैक्स का बंटवारा, कर का बंटवारा वित्त आयोग करता है। और हर 5 साल में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आएगा कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। वित्त आयोग का काम क्या होता है, केंद्र एवं राज्य के बीच कर का बंटवारा, राजस्व का बंटवारा। तो बजट, धन विधेयक, आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है और वित्त आयोग का गठन करता है केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए। तो यह पढ़ी हमने वित्त शक्तियां, यानी कि फाइनेंशियल पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम, राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायपालिका की शक्ति होती है, जुडिशरी पावर होती है। जुडिशरी पावर का अर्थ क्या है, यानी राष्ट्रपति न्यायपालिका से भी ताल्लुकात रखता है। सोचिए कितनी पावर है, विधायिका, लेजिस्लेटिव शक्ति, कानून बनाने, संसद से जुड़ी हुई शक्ति। उसने हमने अध्यादेश पढ़ा, ऑर्डिनेंस पढ़ा, वीटो शक्ति पढ़ी, और कितने विधेयक होते हैं कानून बनाने से संबंधित जिनको पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद प्रशासनिक शक्तियां पढ़ी, प्रशासनिक शक्तियों में किस किस को राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो पढ़ा डिटेल में। उसके बाद वित्त शक्तियां पढ़ी, राष्ट्रपति के पास वित्त शक्तियां हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष है। तो कार्यपालिका का वही, पेपर में आएगा वही लगाना है, और नाम मात्र भी पूछा जाएगा तो वही लगाना है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। क्योंकि देश के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम, क्योंकि देश के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब बात करते हैं न्यायपालिका से जुड़ी हुई कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ दी हुई है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और वो शपथ लेता है कि वो संविधान की पूरे विवेक एवं शक्ति से भारतीय संविधान की रक्षा करेगा। यानी अनुच्छेद 7 के अनुसार, आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संविधान की पूरे विवेक एवं शक्ति से उसकी रक्षा की शपथ लेता है। अगर प्रश्न आए भारत के संविधान का रक्षक कौन है, हु इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सीधा लगाना है आपको प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति शपथ लेता है कि वो भारत के संविधान की पूरी शक्ति और विवेक के साथ रक्षा करेगा। तभी तो देखा होगा जब भारत सरकार मनमाने कानून बनाएगी, भारत सरकार मनमानी करती है, तो विपक्ष राष्ट्रपति से मिलता है और उसकी शिकायत करता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार को आदेश जारी कर सकता है। उसके बाद मान लीजिए कोई गलत कानून बनाया तो राष्ट्रपति वीटो लगा सकता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को यही शपथ दिलाता है कि वह पूरे विवेक एवं शक्ति के साथ भारत के संविधान की रक्षा करेगा। तो संविधान का गार्जियन कौन है, वो है भारत का राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका। तो पहला हुआ शपथ। दूसरा है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है।
इसका अर्थ यह है कि एक है अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 भूल मत जाना। पहले जब हम बचपन में छोटे थे तो एक मेरा दोस्त था, वो अपने दोस्त को भेजता रहता था 143। मैंने पूछा ये क्या है, तो बोलता था इसका मतलब आई हेट यू, लेकिन इसका अर्थ आई लव यू भी हो सकता है। 143। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रेम करता है, और जब प्रेम करते हैं तो सलाह भी तो ले सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। मान लीजिए कोई संवैधानिक मुद्दा आ गया, कोई ऐसा कानून आ गया जिसको राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखा गया है, या फिर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के पास क्षमादान शक्ति होती है, अभी हम पढ़ाएंगे। ऐसा कोई केस आ गया राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति अपनी विवेक का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है आर्टिकल 143 में। लेकिन राष्ट्रपति सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, ये याद रखना आर्टिकल 143 में। लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश सलाह दे या ना दे ये उसकी मर्जी है। कभी सलाह बाध्यकारी थोड़ी ना हो सकती है। मान लीजिए मैं आपसे कोई सलाह लूं कि यार मुझे सलाह दो कि अब मैं आगे क्या करूं, तो आप मुझे सलाह दोगे, लेकिन सलाह बाध्यकारी थोड़ी ना है कि तुम दो ही दो, या फिर मैं आपकी सलाह को मानूं ही मानूं, ऐसा तो नहीं है। तो इस चीज को याद रखना, सलाह देने के लिए वो बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी जो भारत का राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को और हाई कोर्ट के सारे जजों को नियुक्त करता है। देखिए एक चीज याद रखना, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र के जितने भी संवैधानिक उच्च पदाधिकारी होते हैं उनको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राज्य के जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उच्च, उनको राज्यपाल नियुक्त करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, भूल मत जाना, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों के सभी न्यायाधीशों को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो यह भी तो न्यायिक शक्ति हो गई राष्ट्रपति की। तो ये तीन शक्तियां हमने पढ़ी, कौन कौन सी? संविधान की रक्षा की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को दिलाता है। दूसरा, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, हाई कोर्ट के सारे जज सबको अपॉइंट करता है। अब तक सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 72। सारे आर्टिकल्स में एक साथ पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और ये किसमें है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में। ये क्या कह रहा है? मान लीजिए आपका कोई मामला आ गया, आपका कोई केस आ गया, लड़ाई झगड़े, मर्डर, चोरी या कोई भी, आपका नहीं किसी और का आ गया। अगर मान लीजिए कोई केस आ जाता है और हाई कोर्ट, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुना दी, हाई कोर्ट ने फांसी दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको फांसी दे दी या सजा सुना दी तो आपके सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। उसके बाद आप लाइफ पिटीशन, जीवन याचिका, या फिर पार्डनिंग पिटीशन, रक्षा याचिका भारत के राष्ट्रपति के पास पेश कर सकते हो, उसको दे सकते हो। अब राष्ट्रपति उसको अपनाए या ना अपनाए वो राष्ट्रपति की मर्जी है। तो राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकता है। सोचिए, फांसी दे दी न्यायपालिका ने, तो राष्ट्रपति उसको क्षमा भी कर सकता है। अगर मान लीजिए आपको 15 साल का कारावास दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया, तो उसको कम भी कर सकता है। आपको 10 साल की सजा दे दी, 2 साल भी कर सकता है। आपको फांसी दे दी, उम्र कैद भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति है, पार्डनिंग पावर है। भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये यहां से प्रश्न कितनी बार एग्जाम्स में पूछे गए, और भारत के राष्ट्रपति को 5 तरह की क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कौन कौन सी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 ने दी हैं। सबसे पहले 5 में से पहला है क्षमादान शक्ति, जिसको हम पार्डनिंग पावर ही कहते हैं। पहला, इस
इसमें दंड और बंदी कर दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सभी दंड आदेशों और निहर्ताओं को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। पहला है पार्डनिंग पावर, क्षमादान शक्ति। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी तो राष्ट्रपति इस शक्ति का यूज करते हुए दोषी को और दोषी के दंड को और सभी आदेशों को पूर्णतः समाप्त कर देगा, एकदम फ्री कर देगा। जाओ मजे करो। राष्ट्रपति को लगेगा यार इसकी फाइल तो अच्छी है, इंजीनियर है, इतना बड़ा, हो सकता है गलती से हो गया हो या फिर ऐसे कुछ चीजें बन गई, सर्कमस्टांसेस बन गए जिसके इसमें ऐसी परिस्थितियां बन गई कि इसको मर्डर करना पड़ा, और राष्ट्रपति को लग रहा है बेगुनाह है, ये देश के लिए काम आएगा। तो राष्ट्रपति ने देखा नहीं यार ये इतनी सालों से जेल में पड़ा हुआ है और अब नहीं, अब इसको छोड़ देना चाहिए। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में पहली क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी दंड और दंडिक आदेश और निहर्ताओं को पूर्ण तरीके से समाप्त कर देगा, एकदम फ्री कर देगा। तो पार्डनिंग क्षमादान का अर्थ है पूरी तरीके से क्षमा करना। दूसरा है लघुकरण यानी कम्यूटेशन। लघुकरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण, मृत्यु दंड को नवीकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। लघुकरण का अर्थ है दंड का स्वरूप बदलना। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लघुकरण का अर्थ है दंड का स्वरूप बदलना। स्वरूप बदलने का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी दे दी, लेकिन राष्ट्रपति को लग रहा है यार कि फांसी नहीं देनी चाहिए, इसको रहम की भीख मांग रहा है, अच्छा इंसान है, तो राष्ट्रपति स्वरूप को बदल सकता है। लघुकरण में राष्ट्रपति अपनी 72 में, अनुच्छेद 72 में जो शक्ति दी गई है क्षमा करने की, उसमें लघुकरण कर सकता है, यानी दंड के स्वरूप को बदल सकता है। फांसी को क्या करेगा? उम्र कैद में कर देगा। भूल मत जाना, पहले फांसी थी, दंड का स्वरूप बदल दिया, उम्र कैद कर दिया। क्लियर है? या फिर मृत्यु दंड को 2 साल कर दिया, 2 साल कर दिया, स्वरूप बदल दिया। उसके बाद तीसरा उदाहरण, मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड है और देखा मृत्यु दंड तो है लेकिन नहीं यार इसको छोड़ देना चाहिए, और उस पर क्या कर दिया? 5 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया। तो पहले फांसी थी, अब 5 करोड़ दे दिए, 5 करोड़ का जुर्माना दे दिया, तो दंड का स्वरूप दिया, स्वरूप बदल दिया। या फिर किसी को मान लो 5 साल की सजा है, 1 करोड़ का जुर्माना कर दिया, तो दंड का स्वरूप बदला गया है। ऐसा नहीं है कि 10 साल की सजा है तो 5 साल कर दिया, नहीं, वो तो दंड तो सेम, स्वरूप तो सेम ही रहा ना। नहीं, यानी फांसी को उम्र कैद में या फांसी को 10 साल में करना, स्वरूप बदलना, या फिर उम्र कैद को 5 करोड़ का जुर्माना ठोक देना, दंड का स्वरूप चेंज कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर एक केस चला सलमान खान का, उन्होंने काला हिरन मार दिया, ऐसा केस चला जोधपुर हाई कोर्ट में। उसके बाद एक हिट एंड रन का केस था, एक्सीडेंट हो गया था। अब मान लीजिए उन पर केस चले गया और सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, अभी तो हाई कोर्ट में शायद चल रहा है, मान लीजिए सजा सुना दिया, 10 साल की सजा सुना दी। लेकिन भाई उनसे हो गया, काला हिरन मार दिया, लेकिन अब वो राष्ट्रपति के पास चले गए, मान लीजिए बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद वो राष्ट्रपति के पास चले गए और बोला कि साहब मुझे बहुत ज़्यादा ये दे दिया 10 साल, इसको कैसे भी कम करो, कुछ दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, मैंने ये गलती से कर दिया है। अगर ऐसा हो गया और उस केस में मान लीजिए राष्ट्रपति को लगा यार बहुत टैक्स दिया है, बीइंग ह्यूमन नाम की अच्छी संस्था चल रही है, देश के लिए काम किया है, तो राष्ट्रपति ने कहा चलो ठीक है यार, एक काम करते हैं, आपको हम 5 करोड़ का जुर्माना ठोक देते हैं। तो 5 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया, इसका अर्थ क्या है? दंड का स्वरूप बदल दिया। तो लघुकरण में राष्ट्रपति दंड का स्वरूप बदलकर उसकी सजा को अलग कर सकता है, कम कर सकता है। यानी उदाहरण, मृत्यु दंड को जीवन कारावास में, या फिर जीवन कारावास को आर्थिक तौर पर दंडित कर सकता है,
लघुकरण का अर्थ है स्वरूप बदलना। यार ये भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस स्वरूप बदलना लिख दो, बस याद आ जाएगा। तीसरा है परिहार, रिप्राइव। राष्ट्रपति अपनी अनुच्छेद 72 का प्रयोग परिहार में भी करता है। परिहार का अर्थ है रिप्राइव। इसका अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के तौर पर 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। परिहार का अर्थ है कम करना। इसका अर्थ यह है स्वरूप नहीं बदलेगा। आजीवन कारावास है तो आजीवन कारावास को 5 साल कर देगा, 5 साल है तो उसको 1 साल कर देगा। अब मान लीजिए किसी को फांसी दे दी तो फांसी से नीचे तो कोई सजा है ही नहीं, फांसी को कम कैसे कर सकता है? ऐसा तो है नहीं फांसी दे दी और राष्ट्रपति कह दे यार एक काम करो इसको कम करो, इसको परिहार लगा दो, इस पर आधा ही लटका के रखो, आधा मारो, ऐसा तो है नहीं। और आपने देखा होगा जब न्यायपालिका और जज कभी भी किसी को फांसी देता है तो बोलता है दफा 302 के तहत इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। इनको जब तक लटका के रखो जब तक मर ना जाए, और अपनी निब तोड़ देता है। न्यायाधीश को भी बड़ा दुख होता है कि मैंने कैसी सजा सुना दी। एक इंसान को फांसी की सजा दे रहा है, मारने की सजा दे रहा है, लेकिन उसने कर्म ऐसे किए होते हैं, क्राइम ऐसा किया होता है, और निब इसलिए तोड़ता है वो कि ये पेन कभी भी अब किसी को फांसी ना दे, ये पेन फांसी का कारण ना बने, इसलिए तोड़ के फेंक देता, कभी मेरे सामने ऐसा केस ना आए। तो फांसी से तो नीचे है ही नहीं, तो उसको तो कम किया नहीं जा सकता, परिहार नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मान लीजिए किसी को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास दे दिया, मान लीजिए सलमान खान का, अब आजीवन कारावास दे दिया और सलमान खान पहुंच गए राष्ट्रपति के पास कि आजीवन कारावास क्यों है मेरे लिए। तो राष्ट्रपति ने देखा यार अच्छा इंसान है, बढ़िया काम किए, बीइंग ह्यूमन, ये सब, तो राष्ट्रपति ने परिहार लगा दिया। एक काम करते नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था लघुकरण में दंड स्वरूप बदल दिया था, 5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया था, उम्र कैद से 5 करोड़ स्वरूप बदल दिया। लेकिन राष्ट्रपति को लगा नहीं, परिहार लगाओ यार, नहीं तो जनता में क्या मैसेज जाएगा कि हीरो है, एक्टर है, तो उसको जुर्माना लगा दिया, क्या दिक्कत है, 5 करोड़ दे देगा, 100 करोड़ भी दे देगा। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा नहीं, एक काम करते हैं 5 साल कर देते हैं। तो इसका अर्थ यह है परिहार में सजा का स्वरूप नहीं बदला जाता, सजा को कम कर दिया जाता है। जैसे 5 साल की सजा को 2 साल, आजीवन कारावास को 5 साल, इस तरीके से। तो यह है परिहार। क्लियर है? इनको लिखना। उसके बाद चौथा है विराम। विराम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अलग रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता, महिला की गर्भावस्था, अवधि के कारण, यानी मानवीय तथ्य का अर्थ है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी और उसने अपनी याचिका लगा दी भारत के राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने उसे अपना लिया। अब राष्ट्रपति ने याचिका को देखा, राष्ट्रपति ने कहा यार ये तो मानवीय तथ्य सामने आ रहे हैं। मानवीय तथ्य का अर्थ है, मान लीजिए कोई महिला है, महिला ने किसी को मर्डर कर दिया और उसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी। फांसी देने के बाद जब उसकी फांसी है तो पता पड़ा वो महिला प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था है। राष्ट्रपति ने देखा नहीं, अगर हम इसको फांसी दे देंगे ये तो मानवीय तथ्य का उल्लंघन है, मानवीय तथ्य सामने आ रहे हैं इसमें, नहीं, इसको नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर इसको दे दी तो इसके साथ एक जान और जाएगी, बच्चे की जान जाएगी। तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है? उसको फ्री कर सकता है, उसको माफ कर सकता है मानवीय तथ्य के केस में। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई वृद्धावस्था है, जैसे मान लीजिए अभी चारा घोटाला में लालू जेल में है, लालू प्रसाद जेल में है, आपको पता होगा, और मान लीजिए अब धीरे धीरे उम्र होती जा रही है, देखा होगा कई बार बीमार हो गए, या फिर मान लीजिए आसाराम बापू, आपने सुना होगा, वो जोधपुर जेल में बंद है, वो भी कई बार बीमारी का हवाला देते हैं कि मैं बीमार हूं। जब ज़्यादा बुजुर्ग हो गए और एकदम दिक्कत होने लगी, वहीं खांस रहे, चल नहीं पा रहे, और वो जब उनको फांसी दे दी गई तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने देखा यार कितनी वृद्धावस्था है, अब इनको मारकर क्या करेंगे, पहले से स्थिति खराब है, तो राष्ट्रपति उस पर विराम लगा सकता है, उसे रोक सकता है, नहीं फांसी मत दो यार इसको। तो वृद्धावस्था हो गया, गर्भावस्था हो गया। तीसरा लाइलाज बीमारी, मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया लेकिन बाद में पता पड़ा उसे एड्स हो गया या कोई लाइलाज बीमारी हो गई, वो स्थिति खराब हो गई, तो राष्ट्रपति उस पर विराम लगा सकता है। तो मानवीय तथ्यों को आधार मानते हुए राष्ट्रपति विराम लगा सकता है, विराम हो गया। उसके बाद पांचवा है प्रविलंबन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रविलंबन। क्या होता है प्रविलंबन, आइए देखते हैं। प्रविलंबन क्या होता है, इसका अर्थ है मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। इसका अर्थ यह है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दे दी या आजीवन कारावास दे दिया, यानी कि प्रविलंबन का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दे दी, अब फांसी लगने वाली है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया कि इतनी दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूं, मुझे मार दिया जाएगा, मैंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब जब राष्ट्रपति ने उसकी फाइल पढ़ी तो देखा बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक इंजीनियर है, इतने पेटेंट लाया है, देश के लिए बहुत काम किया है, और परिस्थितियां ऐसी बन गई कि इसको करना पड़ेगा मर्डर। तो राष्ट्रपति इस पर प्रविलंबन लगा देगा। प्रविलंबन का अर्थ है रोक लगा देगा, अस्थायी रोक, नहीं अभी फांसी नहीं होनी चाहिए, अस्थायी रोक लगा दो, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक फांसी नहीं होगी। जिसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति की क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। उस केस में वो उसे माफ भी कर सकता है, उस केस में उसे ज्यादा सजा को कम भी कर सकता है। तो प्रविलंबन का अर्थ है किसी मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा देना, टेम्परेरी रोक लगा देना कि नहीं अभी मत दो। तो हमने 5 तरह के भारत की न्यायिक शक्तियां पढ़ी, जुडिशियल पावर पढ़ी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। सबसे पहले क्षमादान शक्ति, जिसमें राष्ट्रपति पूरी तरीके से क्षमा कर देता है। दूसरा है लघुकरण, स्वरूप बदल देता है, फांसी को उम्र कैद को 5 करोड़ का जुर्माना। परिहार में दंड का स्वरूप नहीं बदलता, वो उम्र कैद को कम कर देगा, यानी कि कठोर कारावास को कम में कर देगा। विराम, मानवीय तथ्यों को देखते हुए विराम लगा देगा। और प्रविलंबन, उस पर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा देगा। तो हमने 5 तरह की न्यायपालिका की शक्ति पढ़ी, 5 तरह की हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी, न्यायपालिका की क्षमा देने की शक्ति। तो अभी तक हमने वित्तीय शक्तियां पढ़ी राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां पढ़ी। बहुत महत्वपूर्ण है यार, आप जब आप यूपीएससी देने जाओगे, स्टेट पीएससी देने जाओगे, कोई भी स्टेट का एग्जाम देने जाओगे, मजा आ जाएगा देखना। बस इनको याद रखना, छोटे छोटे चीजों को याद रखना, पूरा लिखने की, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की अगली शक्ति है आपातकाल शक्तियां, यानी इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास आपातकाल शक्ति होती है, यानी भारत में, देश में कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसको केंद्र सरकार अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पा रही है, तो उस वक्त केंद्र सरकार मंत्रिपरिषद लिखकर देकर राष्ट्रपति से आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति 3 तरह के आपातकाल लगाता है, यानी आपातकाल जब भी लगेगा वो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी से लगेगा। और राष्ट्रपति 3 तरह के आपातकाल लगाता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति पूरे देश में आपातकाल लगाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राज्य आपातकाल, जो एक राज्य में लगता है, पर्टिकुलर एक स्टेट, उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा तो हरियाणा, पंजाब तो पंजाब, वो राज्य में लगता है, उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा। तो राज्य आपातकाल को, स्टेट इमरजेंसी को राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। अब आपको 3 अनुच्छेद याद करने हैं इसमें। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में लगना, ऐसा क्या होगा अभी पढ़ाएंगे, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में 4 आर्टिकल छोड़ दो, 356 राज्य में,
राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल, चार चार आर्टिकल छोड़ने हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360। कभी भी आपसे प्रश्न कर देगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा, उस वक्त आपको आना चाहिए। क्लियर है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या वित्त आपातकाल, 352, 356, 360 एकदम बेसिक और एकदम क्लियर है। किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। चलिए, तो यहां से आपको तीनों तरह के आपातकाल पता पड़ा। सबसे पहले आज हल्का सा देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, पूरे देश में इमरजेंसी कब लगती है। या तो युद्ध हो जाए, या बाहरी आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी किसी दुश्मन देश से युद्ध हो जाए और देश की स्थिति थोड़ी नाजुक हो जाए, तब केंद्र सरकार लिखकर देकर राष्ट्रपति से राष्ट्रीय आपातकाल लगवा देती है। दूसरा, बाहरी आक्रमण, कोई चाइना अमेरिका कोई आक्रमण कर दे, स्थिति खराब हो जाए, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। या फिर हमारे देश के लोग ही देश के खिलाफ शस्त्र उठा लें, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। दूसरा है राज्य आपातकाल। राज्य में कब आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, मनमानी चल रही है, प्रशासनिक अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे, सरकार मनमानी कर रही है। दूसरा, विधानसभा में, किसी राज्य की विधानसभा में बहुमत ही ना हो किसी सरकार के पास, और बहुमत हो ही ना पाए, तो सरकार कौन चलाएगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल। और तीसरा, कुछ प्रावधान में केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्य नहीं मानता है, उस केस में राष्ट्रपति शासन लगता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, यानी देश की वित्तीय व्यवस्था असंतुलित होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो आपातकाल पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, 2-3 दिन चलेगा। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति, तो संसद पढ़ाया, कानून बनाना। अब हम कार्यपालिका पढ़ा रहे हैं, और कार्यपालिका का अध्यक्ष पढ़ा रहे हैं भारत का राष्ट्रपति, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। तो आज हमने राष्ट्रपति की वित्त शक्तियां जानी, राष्ट्रपति की न्यायपालिका की शक्ति जानी, उसी में हमने क्षमादान शक्ति जानी, और राष्ट्रपति का हमने जाना आपातकाल शक्तियां। अब आपातकाल पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, अलग भाग है, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रावधान है, कब कब आपातकाल लगाया गया, कैसे कैसे लगाया गया। तो आज जो भी आपको पढ़ाया गया है, मुझे आशा है कि बड़ी ही सहजता और सरलता से समझ आया होगा। लाइक शेयर करते रहिए, जल्दी जल्दी लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। इतने सस्ते में, केवल 799 में, सोचिए, इंडियन पॉलिटी यूपीएससी प्रीलिम्स और पेपर 2 जो होता है जीएस का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप कोई भी एग्जाम दोगे, स्टेट का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, पंजाब का, कोई स्टेट का एग्जाम है, उसमें भी इतनी सहायक होगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।